मैं कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं या मुझे बनने का ये मेरे मन में विषय भी छूता नहीं। जी। मैं ये मानता हूं कि मेरी औकात और हैसियत से कई गुना ज्यादा मेरे पार्टी ने मुझे दिया है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि रोड एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। इस बार 1,80,000 लोगों की मृत्यु हुई है। जी। ये वर्ल्ड में हम पहले नंबर पर है। और मैं खुले दिल से इस बात को बड़े दुख और दर्द के साथ स्वीकार करता हूं कि 40% एक्सीडेंट हमारे हाईवे पे होते हैं। और निश्चित रूप से ये मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी है और मुझे बहुत इसका दुख है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में आपका मंत्रालय 2025 में क्या टारगेट सेट करता है? माननीय मंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्री नितिन गडकरी। नितिन जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। प्रणाम। नितिन जी, सबसे थैंक यू। पहला मेरा आवाज आ सवाल रही हर है? गेस्ट से यही होता है, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। कल ही मैं श्रीनगर में था, उधर सोन टनल के उद्घाटन के लिए, वहीं से आया हूँ। आज नागपुर में हूँ। हाँ हाँ, और मैं आपसे बात करने के लिए मुंबई आया हूँ। देखिए इत्तेफाक, देखिए। जी। नितिन जी, बताइए। हाँ नितिन जी। जी, बड़ा प्रिविलेज है आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसको कनेक्ट भी करूंगा कि क्यों मैं इसको प्रिविलेज मान रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि सुबह से ही जी मीडिया के इस मंच पर रियल हीरोज़ जुट रहे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में ऐसा कोई काम, ऐसा कोई कारनामा, ऐसा कोई मिसाल कायम की है जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। एक आइडल के तौर पर लोग उन्हें देखते हैं, उनसे वो मिसाल लेकर के लोगों को एक राह मिल सकती है। ऐसे लोग हमारे मंच पर जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे इस इनिशिएटिव के बारे में जानना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो रियल हीरोज़ हैं, उन्हें नोटिफाई करना, उन्हें बुलाकर सम्मान देना, ऐसा इनिशिएटिव जो जी मीडिया ले रहा है रियल हीरोज़ के तौर पर, आप इस इनिशिएटिव को किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी और अच्छा है। हम्म। बीच में इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आया हुआ है। क्योंकि क्या हुआ, किसी की जान बचाना, किसी को मदद करना, उसके कारण उस व्यक्ति को, मदद करने वाले व्यक्ति के पीछे पुलिस की केसेस, इंक्वायरी लगती थी, उसको तकलीफ होती थी। अब ये सब बातें निकल गई है। इतना ही नहीं, तो जब आप जैसा गौरव कर रहे हैं, वैसे हमारे डिपार्टमेंट में ये जो रियल हीरोज है, जो रोड एक्सीडेंट में मदद कर रहे हैं, उनको हम 5,000 रुपए देते थे। अब वो 5,000 रुपए बढ़कर उनको हम 25,000 रुपए का अवार्ड देने वाले हैं और सर्टिफिकेट देने वाले हैं, ताकि समाज में जब भी ऐसी कोई चीज होती है तो ये समाज में से हीरो अलग अलग काम के लिए आगे आए और विशेष रूप से जो असहाय लोग हैं उनकी मदद करे। तो इसमें जो पहल आपने ली है वो बहुत ही अच्छी है और इससे अनेक लोगों को प्रेरणा मिलेगी और उसका निश्चित रूप से हमारे समाज में अच्छा परिणाम निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपकी इस बधाई के लिए, बहुत मायने रखती है आपकी ये बधाई। नितिन गडकरी जी, आप खुद एक रियल हीरो हैं, क्योंकि अभी आपके जुड़ने से पहले मैं जब अपने जनता से संवाद कायम कर रहा था तो मैंने देखा कि मोदी कैबिनेट में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हों, माननीय गृह मंत्री अमित शाह हों, उसके बाद अगर कोई नाम लिया जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है, तो वो नितिन गडकरी का नाम है। सड़कों के लिए आपने जो काम किया है, हाईवेज़ के लिए आपने जो काम किया है, व्यक्तिगत तौर पर वो लोग देखते हैं, क्योंकि हर आदमी का वास्ता सड़क से पड़ता है। आपने जो मिसाल कायम की है नितिन गडकरी जी, उस पर फ़ख्र होता है, अफसोस होता है कि आपके पहले इस देश में जितने भी सड़क और परिवहन मंत्री रहे, वो अपना काम शायद ईमानदारी से नहीं कर पाए, इसलिए आपकी जिम्मेदारी डबल तो नहीं कहूँगा मैं, 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई। सबसे पहली बात तो ऐसी है कि मैंने अकेले ने काम नहीं किया है। जी। ये जो कुछ काम हुआ है मेरे साथ, हमारे हजारों इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, मजदूर, उन्होंने रात दिन परिश्रम करके, मेहनत करके ये 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। उन लोगों ने अनेक हाईवे बनाए और ये मिली जुली टीम का क्रेडिट है, मेरा अकेले का नहीं है। दूसरी बात एक है कि मैं अक्सर एक बात सोचता हूँ जो मेरे घर में लिखी हुई है, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। मैं मन में हर समय यही सोचता हूँ और यही काम करने की कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के लिए, जनता के लिए अच्छा काम कैसे कर सकूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लोगों में, जीवन में मैं बदल कैसे ला सकूं। और यही मेरा भाव होने के कारण
मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और मैं ये राजनीति को केवल सत्ता कारण नहीं मानता, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। और पॉलिटिक्स को इसीलिए मैं कहता हूं कि इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, इसका मुझे आनंद है। मुझे अवसर दिया है जनता ने, इसलिए जनता के प्रति मैं आभारी हूँ। मोदी जी ने मुझे ये कार्य करने का मंत्री के नाते अवसर दिया, इसलिए उनके प्रति आभार हूँ। और जब तक मैं हूँ, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि किसी भी चीज में टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट है, पर इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो टाइम और इच्छा शक्ति, समय और इच्छा शक्ति। जी। और मुझे लगता है कि देश के लिए, समाज के लिए कम समय में अच्छा से अच्छा कार्य मैं कर सकूं, ये इच्छा शक्ति से मैं काम करते रहता हूं। काफी कुछ काम हुए हैं, कुछ होने के हैं, कुछ होंगे। ये जनता के आशीर्वाद के कारण हुए हैं और जनता के प्रति मैं इसके लिए ऋणी हूं। बहुत अच्छी बात आपने कही नितिन जी कि आपने ये काम अकेले नहीं किया, आपके मंत्रालय ने किया, आपके विभाग ने किया, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। आपके डिपार्टमेंट में आपके अलावा भी कई सारे रियल हीरोज़ हैं जो आपके लिए काम करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ नितिन जी कि उनको आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, सम्मानित करते हैं? कुछ जी मीडिया की तरह इस तरीके का रियल हीरो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या इंसेंटिव देते हैं? मतलब हौसला अफजाई करने का, रियल हीरोज़ को सम्मानित करने का गडकरी मॉडल क्या है आपके मंत्रालय में? हम हमारे हर साल अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स, अच्छे कंसल्टेंट, इनका गौरव करते हैं। और विशेष रूप से जो अच्छे काम करते हैं उनको हम लोग और उत्साह मिले इसलिए उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं, एक अच्छा मेडल भी देते हैं। और फिर नेचुरली वो व्यक्ति अपने घर पर वो लगा के रखते हैं। तो अच्छे काम करने की प्रेरणा सबको मिले, कम समय में अच्छे क्वालिटी का काम करें। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये भाव भी लोगों के मन में जगे। पैसा कमाना गुनाह नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले लोग ले, दो पैसे जरूर कमाए, उसमें गुनाह नहीं है। पर हम जो कुछ कर रहे हैं वो भारत की जनता की संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति है। वो काम अच्छे क्वालिटी का और उत्तम होना चाहिए, इसकी भी हम चिंता करें। ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है। ये भाव जगाना ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अल्टीमेटली एक टीम वर्क के रूप में हम काम करते रहते हैं और इसलिए काफी बड़े बड़े काम जो असंभव लगते हैं वो हो जाते हैं। जी नितिन जी, मैंने हमेशा ये सुना है कि सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की मंत्रालय जो है, नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। इतना अभूतपूर्व है कि काम के चलते ये तक माना जाने लगा, और कई बार हमने सुना कि अगर देश का प्रधानमंत्री लोग किसे देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी के बाद या उनके अलावा, तो वो नाम आपका आता है कि नितिन गडकरी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, बात आपके कानों तक भी पहुंचती होगी। तो कैसा लगता है जब काम को इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट मिलता है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं या मुझे बनने का ये मेरे मन में विषय भी छूता नहीं। जी। मैं ये मानता हूं कि मेरी औकात और हैसियत से कई गुना ज्यादा मेरे पार्टी ने मुझे दिया है। और ये जो कुछ मिला ये न मांगते हुए मुझे मिला है। और इसलिए काम करना ये हमारा कर्तव्य है। और कर्मण्येधिकारे से वहां फलेषु कदाचन, ये हमारी भाव है, हमारी संस्कृति है। हमने काम करना चाहिए देश के लिए और समाज के लिए, चलते रहना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। बाकी जनता के आशीर्वाद से जो कुछ मिला वो बहुत कुछ ज्यादा है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बन सकते हैं। मैं कभी पॉलिटिकल एम्बिशन, ये मेरा कन्विक्शन नहीं रहा। हमारे देश में एक बात जरूर है कि लोग करियर ओरिएंटेड है। मैं करियर ओरिएंटेड नहीं हूं। मैं जयप्रकाश जी के आह्वान पर राजनीति में जब आया हूं तब मैं कुछ जीवन मूल्यों के साथ कटिबद्धता रखकर इस समाज के लिए और देश के लिए कुछ काम करने के लिए आया हूं। और वो मैं काम कितना करूंगा, कर सकूंगा, यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। और इसलिए कोई पद मिलना ये उसके पीछे कोई भाव भी नहीं है, आग्रह भी नहीं है। काम करते रहना चाहिए देश के लिए और समाज के लिए। और लोग अक्सर किए हुए काम को याद रखते हैं और वही काम करके जाना, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। कोई मंत्री परमानेंट नहीं होता, कोई एमपी परमानेंट नहीं होता, कोई एमएलए परमानेंट नहीं होता। उसका कोई ना कोई कालावधि होता है। ये जो कालावधि मिला है इसमें ज्यादा से ज्यादा समाज के लिए, देश के लिए, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए जो भी काम मैं कर सकता हूँ वो करना चाहिए। मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, कोई बहुत
डेडिकेटेड निष्ठुर ऐसा व्यक्ति भी नहीं हूँ। मेरा घर परिवार है, खेती है, सब कुछ है। घर परिवार देखकर फिर मैं समाज के लिए काम करता हूँ, और ऐसा ही सोचकर अनेक लोग काम करेंगे तो हम समाज में अच्छा काम कर सकेंगे। यही मेरा भाव है। बाकी क्या होना, क्या मिलना जुलना, इस भाव से ही मैं दूर हूँ। तो इसके कारण कभी अस्वस्थता भी नहीं होती, कभी खुशी भी नहीं होती, और कभी नाराजगी भी नहीं होती। मैं जानता हूं नितिन जी कि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, वरना आपके काम में वो तासीर नहीं होती। मैंने तो जनता की भावनाएं आप तक पहुंचाई कि वो आपको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, और किसी भी राजनीतिक हस्ती के लिए ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है कि वो देश के नेतृत्व के तौर पर आपको कमान देना चाहते हैं। दिल्ली हो या मुंबई हो नितिन जी, या फिर देश का कोई और भी शहर हो, दिल्ली मैंने इसलिए कहा क्योंकि राजधानी है, और मुंबई मैंने इसलिए कहा क्योंकि औद्योगिक राजधानी है। नितिन गडकरी जी ने सड़कें तो बहुत प्यारी बना दी हैं, लेकिन उन पर जाम की समस्या से शहर दो चार होता रहता है। अभी मैं अपनी ऑडियंस से भी बात कर रहा था तो ये सवाल वहाँ से भी आया कि जाम इंसान का बहुत वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आपने सड़कें तो बना दी, लेकिन वो तब तक बेकार हैं जब तक उस पर जाम लग रहे हैं। और अगर नितिन गडकरी जी इस जाम की समस्या से निजात नहीं दिलाएंगे तो फिर हम किससे उम्मीद करें? देखिए, पहली बात तो है कि मैं केवल नेशनल हाईवे के लिए जिम्मेदार हूँ। स्टेट हाईवे के लिए, डिस्ट्रिक्ट हाईवे के लिए राज्य सरकार उनका काम होता है जी। और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, डीडीए है, और दिल्ली की सरकार है, उनकी भी सड़कें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं दिल्ली में अब 65,000 करोड़ रुपए के काम चालू है। 35,000 करोड़ के काम हमने पूरे किए हैं, और मैं अभी 5 साल में ये 1 लाख करोड़ तक लेके जाऊंगा। दिल्ली में काफी रोड हम बना रहे। दिल्ली से देहरादून अलग से, ये 1 लाख रुपए में मैंने करोड़ में नहीं कहा। दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा 6 घंटे में। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। दिल्ली से हमारे मुंबई से अभी हम लोग चेन्नई से बेंगलोर रोड बना रहे हैं, वो 2 घंटे में हो जाएगा। मैसूर से हमने बेंगलोर बना दिया, वो 45 मिनट में, 1 घंटे में हो गया। अभी मेरठ से दिल्ली 4 घंटे था, वो 45 मिनट में आया। तो अब हम लोग क्या है कि कोशिश तो कर रहे हैं, पर पॉपुलेशन और ऑटोमोबाइल पॉपुलेशन दोनों भी बढ़ रही है। मैं मुंबई में था, मैंने 55 उड्डान पुल बनाए, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, फिर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, फिर भी ट्रैफिक जाम हुआ। केवल ट्रैफिक जाम का ये समस्या नहीं है, पोल्यूशन ये भी समस्या है। और इसलिए मैंने तय किया कि मैं ये एयर पोल्यूशन के लिए भी काम करूंगा। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बाद में हाइड्रोजन, ये सब फ्यूल हमने लाई है, और धीरे धीरे इससे प्रदूषण भी कम होगा। और दूसरा, जो दिल्ली में मैं 1 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ 2 साल के अंदर, दिल्ली में भी इसकी काफी राहत मिलेगी। जैसे अभी पानीपत से एयरपोर्ट जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 3 महीने के अंदर पानीपत के बाद एक UR2 हमने बनाया, जो डायरेक्ट T2 पे लेके जाएगा, T3 पे लेके जाएगा, जिसमें केवल आधा घंटे में जाना हो जाएगा। तो ऐसे अनेक बहुत ही हम लोग कर रहे। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे की टनल बना दी है नीचे में, जो एयरपोर्ट के अंदर से नीचे से जाएगी। तो ऐसी बहुत सी बातें जो है दिल्ली के लिए हम कर रहे हैं। दिल्ली का पेरिफेरल रोड बनाया है, वो एक कालिंदी कुंज वाला बड़ा 10,000 करोड़ का रोड बना रहे हैं। फिर दिल्ली देहरादून के कारण ट्रैफिक जाम होगा। ऐसे अनेक योजनाएं पे काम कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट का रोड बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में दिल्ली में निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। पर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये भी एक समस्या है। ऑटोमोबाइल का नंबर भी बढ़ रहा है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे, और मुझे लगता है कि एक 5 साल के अंदर दिल्ली अच्छी होंगी। और मुंबई भी, मैं जब था तो हमने काफी, अब मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बनाया। अब मुंबई को वर्ली बांद्रा सीलिंग को आगे विरार तक लाया जा रहा है। हम दिल्ली मुंबई हाईवे को उधर जोड़ रहे हैं, जिसके कारण नरीमन पॉइंट टू दिल्ली डायरेक्ट 12 घंटे में हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। फिर दिल्ली मुंबई JNPT तक जा रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में दोनों शहरों का पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम कम करने की कोशिश है। पर इसमें महानगर पालिका, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। उनको भी हम सहयोग करेंगे, और जितना होगा उससे पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम कम करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे धौला कुआं था एयरपोर्ट के आते समय, वहां बहुत ट्रैफिक जाम होता। आप जरा याद करिए 4-5 साल, 3-4 साल पहले जी। अब वहां कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता, वहीं 1-1 घंटा रुकना पड़ता था। हमने ये सब स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं,
और जल्दी ही दिल्ली को सुधारने की हम कोशिश करेंगे। नितिन जी, आपने दिल्ली की बात की और कहा कि 5 सालों के अंदर प्रदूषण मुक्त कर देंगे दिल्ली की सड़कों को। सवाल ये है कि आपके विरोधी जो कई बार हाईवेज पर गड्ढे भी दिखाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कहीं दिल्ली विधानसभा को लेकर के चुनावी जुमला तो नहीं है? मैं तो कोई जुमले करता नहीं। मैं तो अभी 11वां साल है, 11 साल हो गए मेरे मंत्रिमंडल इसमें। आप में से कोई भी पत्रकार मुझे बता दे कि मैंने घोषणा की और वो काम नहीं हुआ। मैं कभी झूठे आश्वासन भी नहीं देता और झूठ बात भी नहीं बताता। मैं जो बोल रहा हूँ एक एक बात आप वेरीफाई करिए, और मैं कोई चुनावी जुमलों के लिए बोलता भी नहीं हूँ। रही बात, मेरी एक दिक्कत है कि नेशनल हाईवे में कहाँ गड्ढा, ऐसा अगर आपने मुझे सवाल पूछा मैंने अभी, जी। तो आप मुझे बताइए। अब क्या होता है, दिल्ली सरकार या दिल्ली महापालिका या दिल्ली की डीडीए का रोड है और आप मेरे नाम पे बिल फाड़ रहे, तो गड़बड़ है। तो इसलिए एनएच में भी कई कमियां हो सकती है, पर आप अगर वो एनएच नंबर वाला रोड होगा तो मुझे जिम्मेदार ठहराइए। मेरा इतना ही कहना है कि जो गड्ढे जिस रोड पर हमारा संबंध है उसके गड्ढे केवल हमारे नाम पर जमा मत करिए। अगर हमारे रोड पर गड्ढे होंगे तो जरूर ब्रेकिंग न्यूज लगाइए, जनता के सामने लाइए, हम उसका कॉग्निजेंस लेंगे और तुरंत कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अंतिम 1-2 सवाल और हैं गडकरी जी। आपने रोड सेफ्टी को लेकर के बात की। अभी मैं यहाँ पर बात कर रहा था अपनी ऑडियंस से, उनका कहना था कि सबसे ज़्यादा हाईवेज़ पर जो समस्या होती है वो या तो ट्रक्स को लेकर के होती है या बाइक्स को लेकर के होती है। ट्रक्स या तो साइड नहीं देते, उनको नियम कायदे नहीं पता होते हाईवेज़ पर चलने के, या फिर बाइक्स जो होती हैं वो बहुत अनियंत्रित तरीके से चलती हैं। तो क्या ये प्रावधान नहीं हो सकता कि बाइकर्स लेन अलग हो और ट्रक लेन अलग हो? एम्बुलेंसेस का भी एक सवाल आया कि कई बार हमने ट्रैफिक में एम्बुलेंसेस को फंसे देखा है और कोई एक एम्बुलेंस पर्टिकुलर लेन ना होने की वजह से वहाँ पर भी दिक्कत बहुत होती है। क्या इसको लेकर के कोई प्रावधान, क्या कोई प्लानिंग है आपकी आगे? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि रोड एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। इस बार 1,80,000 लोगों की मृत्यु हुई है। जी। ये वर्ल्ड में हम पहले नंबर पर है, और मैं खुले दिल से इस बात को बड़े दुख और दर्द के साथ स्वीकार करता हूँ कि 40% एक्सीडेंट हमारे हाईवे पे होते हैं, और निश्चित रूप से ये मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी है और मुझे बहुत इसका दुख है। ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं इसमें 4 बातें हैं। एक है रोड इंजीनियरिंग, जिसके लिए हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसके लिए ऑटोमोबाइल कंपनी की जिम्मेदारी है। अब 40,000 करोड़ के रोड इंजीनियरिंग में ब्लैक स्पॉट हम सुधार रहे हैं ताकि रोड के कारण एक्सीडेंट ना हो। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने एयर बैग्स मैंडेटरी की, पीछे में बेल्ट लगाना मैंडेटरी कर दिया, काफी बातें। अभी ट्रक में भी हमें एक नई इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम लाई है, काफी बातें की। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कारण कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। अब हेलमेट न पहनने से 10,000 लोगों की मृत्यु हुई है। जी। हमारे नहीं, 30,000 लोगों की मृत्यु हेलमेट न पहनने से हुई है। 10,000 बच्चों के मृत्यु जो है, जो स्कूल के सामने एग्जिस्ट और एंट्री पॉइंट है उसमें क्रॉस करते हुए बच्चों की मृत्यु हुई है। हमारे यहाँ लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करना, रूल्स ऑफ द रोड का पालन नहीं करना, ये समस्या है। कोई भी स्कूटर वाला कहीं भी घुसता, आड़ा टेढ़ा जाके आगे निकल जाता है। हमने किसको अगर ओवरटेक करना है तो उसके नियम है, और ट्रक, बसेस, हेवी व्हीकल लास्ट लेन में चलनी चाहिए। ये लेन डिसिप्लिन नहीं है। हमारे लोग जब तक कानून का पालन नहीं करेंगे तब ये दिक्कत है। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। मैं आपके मार्फत सबको अपील करता हूं कि रोड सुरक्षा के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए जो कानून है उसका पालन करिए। रेड सिग्नल होगा तो रुक जाइए, आखिरी लेन हेवी व्हीकल के लिए वहीं जाइए, बस और ट्रक। स्कूटर और कार ओवरटेक करते समय उसके नियम है, उसके अनुसार करिए, बेल्ट बांधिए। अगर आपने ये सब बातों की चिंता की तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट्स कम होंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे दुख होता है कि सब कोशिश करने के बाद में भी अभी इसमें हमको जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं मिल पाई। इस बात का मुझे दुख भी है, दर्द भी है, और इसके कारण जिम्मेदारी जो मेरी है उसका भी मुझे कल्पना है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में आपका मंत्रालय 2025 में क्या टारगेट सेट करता है? अभी तो हम लोग 38 से 40 किलोमीटर पर डे रास्ता बना रहे हैं, करीब 40-42 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो 14 से 16% है, और हमने अभी चाइना की 8 से 10% है। यूरोप और अमेरिकन कंट्री की लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है
वो करीब 12% है। हमने तय किया है कि 2 साल के अंदर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% सिंगल डिजिट में लाएंगे, क्योंकि हम ट्रक के फ्यूल में भी बदलाव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और उसके साथ साथ सीएनजी, एलएनजी। इसके कारण वो कॉस्ट कम होगी। और दूसरी ओर हम निश्चित रूप से ये कोशिश करें कि हमारे रोड ऐसे बने कि समय बच जाएगा। अभी दिल्ली से मुंबई एक ट्रक को जाने के लिए 3 दिन लगते थे, अब 24 घंटे में एक ट्रक चला जाएगा। तो जो 3 ट्रिपें 4 ट्रिपें मारता था वो 8 से 9 ट्रिपें मारेगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और डीजल के कारण वो सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन अगर खर्चा करेगा तो वो भी कॉस्ट कम हो जाएगी और हम सिंगल डिजिट पे आएंगे। हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा, देश का ग्रोथ रेट बढ़ेगा। ये बात हमारा टारगेट है और इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल नितिन गडकरी जी कि आपका व्यक्तित्व बहुत बहुमुखी है। बहुत सारे कम नेताओं का ऐसा देखा जाता है, वो बहुत सख्त होते हैं या अपने काम को लेकर के सिर्फ ईमानदारी दिखाते हैं। न केवल आप अपने काम को लेकर ईमानदार हैं, आप सख्त भी नहीं हैं, आप चुटकुले भी सुनाते हैं अपने दोस्तों में, परिवार को भी समय देते हैं। ये सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं? ये बाकी नेताओं के लिए भी काम आएगा अगर आप बताएंगे तो। देखिए, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु अटल है, ये यावत चंद्र दिवाकरो नियम है, इसको कोई अपवाद नहीं है जी। आनंद से रहना, खुशी से रहना, सबके साथ मिलकर रहना और जीवन का आनंद लेना। जियो और जीने दो और खुशी से जियो, यही जीवन का मंत्र होता है। और इसलिए मैं अक्सर एक अच्छी बात बताता हूँ कि हमारे स्टारबक्स की किताब मैंने अभी पढ़ी थी, उदाहरण मैं सबको बताता हूँ। उसमें उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि जब तुमको खुशी होती है, सक्सेस मिलता है, तो उस खुशी की खुशी या सक्सेस की खुशी अगर तुम्हारे अकेले को होती होंगी, देन वो सक्सेस इज मीनिंगलेस। पर जब उस खुशी में तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स, तुम्हारे मित्र, सब तुम्हारे लोग शामिल होते हैं और उनको तुमसे ज्यादा खुशी होती है, देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस। आनंद से रहो, खुशी से रहो। लाइफ इज टू शॉर्ट, ट्राई टू एंजॉय इट। जीवन का आनंद लेते हुए आगे चलते रहो, ये सबके लिए अच्छा है। और जो भगवान ने हमको दिया है वो बहुत कुछ दिया है, उसी में समाधान मानकर अगर हम रहेंगे तो जीवन का आनंद बढ़ता जाएगा और वो खुशी, आपकी उम्र भी बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं जी मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि रियल हीरो आप जो बने हुए हैं पूरे देश के सामने, आप अपने कामों के ज़रिए इस तरीके से अपना ये कद कायम रखें। नितिन गडकरी जी, आप इस सेशन में शामिल हुए, एक बार ऑडियंस से कहूँगा ज़ोरदार तालियाँ हमारे मंत्री जी के लिए बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा नितिन जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।